गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आपका दिन मंगलमय हो और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है, ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे गोपनीय बैठक। 7 जुलाई को पीएम मोदी का रायपुर दौरा। सीएम भूपेश बघेल ने की हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश। आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को मिलेगी सौगात। सीएम भूपेश बघेल जारी करेंगे 18 करोड़ 47 लाख की राशि। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र ने मंदिर पर पथराव। हिंदू संगठन ने किया थाना घेराव। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप। छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुआ बारिश का दौर। प्रदेश के सभी संभागों में बारिश की संभावना। 1-2 स्थानों में बिजली गिरने की भी आशंका। चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन किन खबरों पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर होगी आज शाम रायपुर आएंगे अमित शाह। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश के आला नेताओं के साथ गोपनीय बैठक करेंगे। वहीं दूसरी खबर होगी सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। वहीं तीसरी खबर होगी छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में आज से बारिश का क्रम शुरू होगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना जताई गई है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज शाम रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6:50 में रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। रात 8 बजे से रात 10 बजे तक गोपनीय बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और चुनाव अभियान की समिति का भी ऐलान हो सकता है। चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाएंगे अमित शाह। संगठन के आंतरिक मनमुटाव पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। कुछ लोगों की भाजपा में ज्वाइनिंग भी हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है। और रायपुर में विश्राम करेंगे अमित शाह। कल सुबह 8 बजे से स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे। और कल सुबह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वरुण सखा हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, जानना चाहते हैं आपसे क्या कुछ कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिन के अंदर ही उनका ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 22 जून को दुर्ग आए थे और आज फिर शाम को पहुंच रहे हैं। आज से 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा है रायपुर के अंदर और बाकी और भी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के आए हुए हैं। तो 4 कार्यक्रम उनके सरकारी कार्यक्रम हैं और पॉलिटिकल एक रैली भी करेंगे वो। इसके अलावा अमित शाह जो आज शाम को पहुंचेंगे, उनके जो आने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पुराने और नए के बीच का जो मनमुटाव चल रहा है उसको ठीक करना है और उसके साथ ही साथ चुनाव की एक कैंपेन अलग खड़ी करनी है। क्योंकि अभी तक की जो भाजपा की तैयारी थी वो तैयारी सिंहदेव और बघेल के बीच के जो बिखराव थे कांग्रेस के, उसको लेकर के थी। लेकिन अब चूंकि सिंहदेव डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं छत्तीसगढ़ शासन में, तो इसके बाद से उनको स्ट्रैटेजी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। इस हिसाब से अमित शाह ने अब छत्तीसगढ़ के चुनाव को एक तरह से अपने हाथ में लेने का एक परोक्ष रूप से ये इशारा है। जो भी यहाँ के आंतरिक मनमुटाव है पार्टी के अंदर के भीतरी, उन सबको ये संदेश देने की कोशिश है कि अंततः छत्तीसगढ़ की जो भाजपा की राजनीति का जो केंद्रीय जो स्ट्रेटेजिकल जो नेतृत्व होगा वो अमित शाह करेंगे। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, इस बैठक में जो बहुत लंबे अरसे से, चूंकि जुलाई में पार्टी आ चुकी है और अभी तक भी इनकी चुनाव घोषणा पत्र समिति नहीं बनी है, चुनाव अभियान समिति नहीं बनी है, उसको कौन लीड करेगा ये तय नहीं हो पा रहा है। घोषणा पत्र की टीम में कौन कौन होंगे, किस तरह के मुद्दे रखे जाएंगे और उसका पैटर्न क्या होगा, ये नहीं रखा गया है। अभी तक ये सब चीजें तय नहीं हुई है। क्योंकि इलेक्शन की जो डेट्स है वो सितंबर लास्ट वीक में प्रोबेबली संभवतः जो है चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के 88-87 दिनों का वक्त बचा हुआ है और पार्टी ने अभी तक ये बड़ी समितियां होती हैं किसी भी राजनीति में, चुनाव की समिति और घोषणा पत्र समितियां,
उनको काम करने का तरीका भी अलग होता है। घोषणा पत्र भी भाजपा अब कुछ ऐसा नहीं देना चाहती जो सिर्फ टेबल्स पर बनाकर जारी कर दिया जाए। वो भी इसमें एक पूरा घोषणा पत्र का एक पूरा राजनीतिक वो उसका इस्तेमाल करना चाहती है, उसके बनाने के तौर तरीकों को इस्तेमाल करना चाहती है कि 1 से 2 महीने तक घोषणा पत्र बनाने की कवायद हो, उसको भरपूर मीडिया में कवरेज मिले, लोगों की पार्टिसिपेशन हो। घोषणा पत्र बनाने के दौरान हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि मेरी बात को भी रखा गया है। ये प्रयास घोषणा पत्र में भाजपा इस बार करना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि टीम अभी से बन जानी चाहिए थी। तो अमित शाह के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं उनमें 3 ऑब्जेक्टिव हैं। इनके आंतरिक मनमुटाव पर बात करेंगे, घोषणा पत्र समिति के पूरे प्रारूप पर बात करेंगे और चुनाव अभियान समिति के प्रारूप पर बात करेंगे। बिल्कुल, चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण अमित शाह का दौरा माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 7 जुलाई को आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनता को कई सौगातें इस दौरान मिलेगी, बताया जा रहा है। बता दें कि करोड़ों के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे। 268 करोड़ में बनी रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। सिकल सेल पीड़ितों को आयुष्मान कार्ड बांटेंगे। छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज्यादा सिकल सेल से पीड़ित मरीज हैं। वहीं इंडियन ऑयल के बाटलिंग प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIIT का भूमि पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी के साथ 4 केंद्रीय मंत्री भी आएंगे, जिसमें मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव भी रायपुर आएंगे और इसी के साथ ही मंत्री मनसुख मांडविया और धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ आएंगे। बीजेपी दौरे की तैयारी लगातार कर रही है और समीक्षा भी की जा रही है तैयारियों की। और बता दें आपको, एसपीजी ने सभा स्थल का जायजा भी लिया। पुलिस और प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। जांच-कोधा न्याय योजना की राशि मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल 18 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। योजना में अब तक भुगतान हो चुका है कुछ राशियों का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोधा न्याय योजना की राशि वितरित करेंगे। कोंडागांव से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां मोहन मरकाम को आत्मदाह का आवेदन। 2 आदिवासी परिवारों ने आत्मदाह का आवेदन दिया है। प्रशासन की कार्यप्रणाली से आदिवासी परिवार पूरी तरीके से नाराज है। जमीन विवाद में 10 दिन से प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। सिटी कोतवाली थाना इलाके के करंजी गांव की पूरी घटना है। तो कोंडागांव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 आदिवासी परिवारों ने आत्मदाह का आवेदन दिया है। आपको बता दें एक बार फिर कि इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजय यादव हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे, 2 आदिवासियों ने आवेदन दिया है, क्या कुछ उन्होंने अपनी बातें इसमें लिखी है आवेदन में? जी बिल्कुल, ये पूरी घटना कोंडागांव के करंजी गांव की है। यहाँ से 2 ग्रामीणों का परिवार, जिसमें 12 सदस्य हैं, उन आदिवासी ग्रामीण परिवार है, उनका कहना है कि उनकी जो जमीनी समस्या है उस पे प्रशासन ने सही तरह से कार्रवाई नहीं किया है और सही कार्रवाई को लेकर के उन्होंने कोंडागांव के विधायक और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 10 दिन में यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है, उनकी कार्रवाई सही तरीके से नहीं होती है, तो वे 11वें दिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ में विधायक कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। जी बिल्कुल, आवेदन उन्होंने दिया है। क्या लगता है किसी प्रकार का आश्वासन उन्हें दिया जाएगा, उनकी समस्या हल हो पाएगी इससे? जी, ये तो प्रशासन स्तर का मामला है। शासन प्रशासन एवं विधायक को इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया है और जांच की आश्वासन भी दी गई है परिवार को, लेकिन ये समय ही बता पाएगा कि क्या तय समय में ये उनकी मांग पूरी हो पाती है या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भिलाई से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां मंदिर में पथराव से भड़के हैं लोग। छावनी थाना क्षेत्र का घेराव किया गया है। विशेष समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शांति व्यवस्था बनाने आज पुलिस फ्लैग मार्च निकालेगी। आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीर आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोगों की भीड़ है। आक्रोश भी उनमें देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस बल भी तैनात किए गए ताकि किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति न बने। हम लोग अपने पूरे लोगों को बुला लिया। हम लोग नहीं चाहते कि मतलब वहाँ पे कोई लड़के को उपद्रव करे। वहाँ इधर बलरामपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव ने 2 भूमि पूजन किए। पहले कलेक्ट्रेट चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया और उसके बाद बस स्टैंड के पास राजीव गांधी की मूर्ति की स्थापना के लिए भी
भूमि पूजन किया गया। बता दें कि इसके बाद चंदन यादव ने सामरी, रामानुजगंज और प्रतापपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए चंदन यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं का फीडबैक काफी बेहतर है और पूरी तरह से लोग कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन की कोशिश करेगी 75 पास सीट हासिल करे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारे कार्यकर्ता जो फीडबैक दे रहे हैं उसमें जनता में बहुत सरकार को लेकर के एक बहुत ही अच्छा, संतोषजनक या आप कह लीजिए बहुत ही अच्छा फीडबैक है। बिलासपुर में वायरल कांग्रेस के पोस्टर को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई। आपको बता दें कि पोस्टर में कांग्रेस के बूथ चलो अभियान की जगह बूथ बचाओ अभियान की अपील की गई है और पोस्टर में कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के दिग्गज नेताओं की तस्वीर लगी है। वायरल पोस्टर पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने आ गए हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने पोस्टर में सही लिखा है। जिस तरह 4.25 साल में कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा है, प्रदेश डूब गया है और इसी को बचाने के लिए अब कांग्रेस को बूथ बचाओ लिखना पड़ रहा है। जिसके जवाब में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि लिपिकीय त्रुटि से भाजपा तूल पकड़ रही है, उसे अपनी जमीन तलाशनी चाहिए। कांग्रेस ने बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत कर लिया है। बूथ बचाओ अभियान इसलिए लिखा है कि 5 साल की उनकी जो 4.25 साल की सरकार है, अब प्रदेश में लाके ये हालत में कर दिए हैं कि कुछ बचा नहीं है डूबने से। क्लर्कियल त्रुटि पे मजा लेने के बजाय आत्मावलोकन करना चाहिए कि 50 लाख मेंबर होने का दावा किया था उन्होंने, 35 लाख से भी कम वोट मिला था उनको। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 23,000 से अधिक बूथों को बना चुकी है। बीजापुर के दरबा गांव में 2 परिवार को नक्सलियों ने गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, साथ ही गांव में खेती न करने का भी हिदायत दी है। आपको बता दें कि ऐसे में गांव के 11 सदस्य ने गांव से पलायन करने पर वो मजबूर हो गए हैं। वजह है कि इन दोनों परिवारों के युवक सीआरपीएफ में भर्ती हुए हैं और करीब 35 नक्सलियों ने सीआरपीएफ में भर्ती जवान के भाई को नक्सलियों ने धमकी भी दी है। वहीं सवाल तो ये उठता है कि नक्सलियों को यूको के सीआरपीएफ ज्वाइन करने की सूचना कैसे मिली, क्योंकि एक जवान की पत्नी तक को इस बात की जानकारी नहीं थी। वहीं पुलिस ने पीड़ितों को कैंप के आसपास रहने की सलाह दी है, लेकिन सभी ने दंतेवाड़ा जाने का निर्णय लिया। और बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुआ बारिश का दौर। प्रदेश के सभी संभागों में बारिश होने की संभावना जताई गई थी। 1-2 स्थानों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट संभव है। 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से बारिश का दौर प्रदेश में शुरू हो गया। कई ऐसे जिले हैं जहां पे अलर्ट भी जारी किया गया है और आंधी तूफान की आशंका भी जताई गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। निश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। ओपीडी से लेकर आईपीडी तक का कामकाज प्रभावित हुआ है। संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको बता दें, हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पहले भी कर्मचारियों ने कहा था कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र भरतपुर विकासखंड में बिजली की समस्या बनी हुई है। यहां आए दिन कई घंटे बिजली गुल रहती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। आलम यह है कि कई बार ब्लैकआउट की भी स्थिति बन जाती है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी कई सालों तक ये इलाका मध्य प्रदेश की बिजली पर निर्भर था। 4 साल पहले यहाँ छत्तीसगढ़ की बिजली पहुंचाने का काम हुआ, लेकिन मनेन्द्रगढ़ से यहाँ 33 kV के आई लाइन में घने जंगलों के कारण फॉल्ट आ जाता था, जिसे सुधारने के लिए काफी समय लगता था। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है और समस्या को पिछले दिनों IBC 24 के विशेष कार्यक्रम जन कारवा के जरिए भी उठाया गया था। वाराणसी में 132 kV का 17 करोड़ का सब स्टेशन निर्माणाधीन है। इस साल भर कष्ट है। आने वाले दिनों में जो भी है 132 kV का जब सब स्टेशन बनेगा तो सारा संचालन वहीं से होगा। तो जो भी फॉल्ट होगा वहीं से होगा। तो बिजली से हमेशा के लिए चांद पकार के 188 गांवों को ऊपर लाभ मिलेगा, क्योंकि 15 साल की सरकार ने कोई भी पहल नहीं किया। अगर 15 साल में अगर कोशिश किए होते तो आज तक बिजली की समस्या खत्म हो जाता है।
छत्तीसगढ़ में वाहनों के फिटनेस जांच के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है। इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। सड़क हादसों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की दिशा में इस सेंटर की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने इस ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर में वाहनों की टेस्टिंग कैसे की जाएगी, इस कार्य का जायजा लिया। तो देखिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक होने के बाद अब गाड़ी जो है लेन पे लग रही है। आपको बता दूं, यहाँ पे दो अलग अलग लेन बनाई गई है। एक आप देखेंगे इधर HMV एंट्री, यानी जो हैवी व्हीकल्स होती है, बस और ट्रक या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बड़े बड़े उनके लिए होती है। दूसरा LMV एंट्री, लाइट मोटर व्हीकल, यानी कार है, जीप है, छोटी गाड़ी है। चूँकि हमारी छोटी गाड़ी है इसलिए LMV लेन में ही जा रही है। और यहाँ पर गाड़ी आने के बाद इसका आप देखेंगे अब फिजिकल टेस्ट होगा। तो आप देखेंगे कि गाड़ी जो अब हमारी फिटनेस टेस्ट के लिए रेडी है, अंदर यार्ड में पहुंच चुकी है जहां पे पूरी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ फिटनेस सेंटर के सेंटर हेड है ताज मोहम्मद जी। ताज जी, ये बताइए अब किस प्रकार के कितने पैरामीटर्स पे आपकी गाड़ियों की चेकिंग होगी यहाँ पर? हाँ सर, अभी हम लोग टेक्नोमीटर लगा के इनका RPM चेक करेंगे गाड़ी में कि इसकी RPM कितनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से गाड़ी की स्पीड टेस्ट की जा रही है। बाकायदा पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके ज़रिए गाड़ी की स्पीड चेक की जा रही है। 40 किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर पर और 80 किलोमीटर तक इसकी स्पीड टेस्ट की जाती है यहाँ। गाड़ी का जो स्पीड है वो ओके हो गया है, स्टाफ बता रहा है कि कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमको फिर से प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ना है करके ये एरो दिखा रहा है कि आगे बढ़ी है। चलिए, 3 प्रकार के टेस्ट अभी हुए हैं और आगे के प्रोसीजर के लिए अब गाड़ी को आगे ले जाना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए, 12 स्टेप में फिटनेस टेस्ट होता है। RTO से सब इंस्पेक्टर AK वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसकी फीस वगैरह कैसे तय होती है, कुछ बताएंगे आप? छत्तीसगढ़ शासन से अधिकृत टेस्टिंग एजेंसी है, तो शासन द्वारा पूर्व निर्धारित जो फीस RTO में भी जमा होती है उसी फीस में यहाँ पे टेस्टिंग कार्य संपादित होगा। अच्छा, समय की कितनी बचत होगी, क्योंकि मैनुअल होता था और अभी पूरा मशीन के द्वारा टेस्टिंग होगी यहाँ? ऑटोमेटिक परीक्षण केंद्र है तो स्वाभाविक रूप से समय बहुत कम लगेगा। कम समय में बहुत सारी गाड़ियों का हम टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, तो हमने जो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के जो हेड है उनसे भी बात की है, RTO के अधिकारियों से भी बात की है। कुल मिलाकर ये है कि छत्तीसगढ़ का पहला ये ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर है जहां पर 12 प्रकार की टेस्टिंग गाड़ियों की जाती है और उसमें टेस्टिंग के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यदि गाड़ी में सारे पैरामीटर्स ओके है तो उसको पास कर दिया जाता है और यदि कुछ खराबी रहती है तो उसको फेल कर दिया जाता है और 30 दिन का समय दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, बाकायदा इसकी फीस भी RTO में ही पे होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि आधुनिकता का में छत्तीसगढ़ का एक और बड़ा कदम है। टेक्नोलॉजी के जरिए अब व्हीकल की फिटनेस में भी काम आएगी और इससे कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की फिटनेस का काम काफ़ी धीरे होता था और कई इसमें शिकायतें भी आती थी तो वो काम भी तेज होगा और इसमें पारदर्शिता भी पहले से ज़्यादा हो गया। कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। अंबिकापुर नगर निगम अब वेस्ट प्लास्टिक से पेवर ब्लॉक बनाएगा। आपको बता दें, जिससे प्लास्टिक वेस्ट का बेहतर उपयोग तो होगा ही और इसके साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। करीब 42 टन कचरा रोजाना अंबिकापुर से निकलता है जिसमें ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक की होती है। ऐसे में निगम प्लास्टिक का रीयूज कर रहा है जिसके चलते प्लास्टिक के ग्रेन्यूल तैयार कर उसे उत्पाद बनाए जाते हैं और अब यूपा यानी कि अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए निगम वेस्ट प्लास्टिक से पेवर ब्लॉक बनाने जा रहा है। प्रस्तावित कर रहे हैं जो हमारे अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क में लगेंगे वो प्लास्टिक वेस्ट से पेवर टाइल बनाने का उद्योग, फिर जो रिसाइकल्ड जो हमारा जो पेपर वेस्ट है उससे रिसाइकल्ड पेपर बनाना जिससे फाइल और पेपर बैग वगैरह का निर्माण, और ये सब चीज़ें कुछ ऐसे उद्यम प्रस्तावित किए गए हैं। निगम के द्वारा जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे पेपर ब्लॉक बनाने का एक उद्योग उसमें लगाने का प्रावधान है और निश्चित तौर पे से एक तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में और शहर में एक अच्छी व्यवस्था देने में सफलता मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।